गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। काफ़ी विस्तार से चर्चा हुई। अखिलेश सर ने आपके साथ चर्चा की, रोशन सर ने चर्चा की। उसी चर्चा को हम आपके साथ आगे बढ़ाएंगे। देखिए, कुछ चीज़ों को समझने की कोशिश करें, यह समझने की कोशिश करें सफलता क्या है, और दूसरी चीज़ यह समझने की कोशिश करें कि सफलता कैसे, और हमारा फोकस जो है कैसे पर होगा। अभी पूरे डिस्कशन को सुन रहा था और संयोग से क्लास के पहले रुचि आई थी मेरे पास मिलने के लिए। रिचा मुझसे मिलने आई थी और इसने कुछ प्रश्न रखे, कुछ प्रॉब्लम्स शेयर किए। मुझे लगता है उसी के कंटेक्स्ट में हमें अपनी चर्चा आगे बढ़ा। एक बात मैं कहना चाहूंगा, गीता में कहा गया है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मतलब यह कि कर्म कीजिए, कर्म करते रहिए, फोकस आपका कर्म पर होना चाहिए, परिणाम की चिंता छोड़ दीजिए। क्योंकि फल के प्रति जो आसक्ति होती है ना, फल के प्रति मोह जो है, वह एक सीमा से अगर बढ़े तो वो कर्म को अवरुद्ध करने लगती है। और बेसिकली अगर आप देखें, एज ए मेंटोर बात करूं तो मेरी बहुत रुचि परिणाम में नहीं होती। मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता कि आपका होगा, आपका नहीं होगा, रिजल्ट कैसा होगा, इससे बहुत मतलब मैं नहीं रखता। एज ए मेंटोर हमारी कोशिश होती है कि हम अपना बेस्ट डिलीवर करें, और एज ए मेंटोर आपसे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आप अपना बेस्ट डिलीवर करें, और आपको अपना बेस्ट डिलीवर कर पाने में हम आपकी मदद कर सकें, हम आपका सहयोग करें, आपको इस बात के लिए तैयार करें कि आप अपना बेस्ट डिलीवर कर सकें। मुझे लगता है इसी पर हमारा भी नियंत्रण है और इसी पर आपका भी नियंत्रण है। उससे आगे की चीजें न तो आपके नियंत्रण में है, न मेरे नियंत्रण में है। तो पहला मेरा मैसेज यही है आपको कि परिणाम की चिंता से मुक्त होइए। मेहनत कभी बेकार जा सकता नहीं। मंजिलें ना भी मिली तो फासले घट जाएंगे। मंजिलें ना भी मिली तो फासले घट जाएंगे। दूसरी बात जो मैं कहता हूं, 2009 का अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव अभी भी करीब है, और 2009 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में देखें, बराक ओबामा ने अपने समर्थकों को एक मैसेज दिया, एक स्लोगन था जो बहुत पॉपुलर हुआ था, यस वी कैन, यस वी कैन। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा यही स्लोगन आपका भी होना चाहिए। दिन रात सोते जागते आपके जेहन में यह स्लोगन कौंधना चाहिए। और इसका सबसे आसान सा तरीका है, रूम के उस हिस्से में एक पोस्टर तैयार करके चिपकाएं जहां पर आपकी नजर बार बार जाती है। ठीक है? और अगर इसके कंटेक्स्ट में बात करूं, उस पर लिखा होना चाहिए
यस आई कैन, यस आई विल, यस आई कैन, यस आई विल, हां मैं कर सकता हूं, हां मैं करूंगा। और ऊपर पर 78th बीपीएससी, अगले 6 महीने के लिए हमारा यही स्लोगन होना चाहिए, बार बार अपने आप से यह हमें कहना है। अब सवाल यह उठता कि यस आई कैन, यस आई विल, ये तो एक आइडिया है या क्या है? ये आइडिया है। सवाल यह उठता है कि इस आइडिया को जमीनी धरातल पर कैसे उतारेंगे, ये उतारना कैसे संभव होगा? तो एक बात अक्सर मैं कहता हूं कि ट्राई टू गेट व्हाट यू लाइक, ट्राई टू गेट व्हाट यू लाइक, एल्स यू विल बी फोर्स्ड टू लाइक व्हाट यू गेट। मतलब यह कि जिस चीज को आप पसंद करते हैं उसको पाने की कोशिश कीजिए। जिस चीज को आप पसंद करते हैं उसको पाने की कोशिश कीजिए। और पाने की कोशिश तो तभी होगी ना जब आपको तरीका हो, पता हो कि किस तरीके से उसको हम हासिल कर सकते। अदरवाइज यू विल बी फोर्स्ड टू लाइक व्हाट यू गेट। नहीं तो आप उन चीजों को पसंद करने के लिए बाध्य हो जाएंगे जो चीजें आपको मिलती हैं। बड़े क्लियर कट शब्दों में कहा। तीसरी बात जो कहूंगा, जैसा कि रोशन सर ने कहा, इस बैच का नाम टारगेट बैच है और यह बैच 60 डेज में जो है कंक्लूड किया जाना है। सवाल उठता, टारगेट बैच का मतलब क्या है? क्या इसका यह मतलब है कि जो काम हम फाउंडेशन बैच में 14 महीने में करते, जो काम हमने फोकस बैच में 4 महीने में किया है और 6 महीने में किया है, क्योंकि मुझे लगता है 4-5 क्लास उसमें और बाकी होंगे जो मेरे ही बाकी हैं, अदरवाइज चीजें फिनिश हो चुकी हैं। तो जो काम हमने फोकस बैच में 6 महीने में किया है, क्या वो काम हम टारगेट बैच में 60 दिन में करने जा रहे हैं, 2 महीने में करने जा रहे हैं? क्या यह संभव है कि 1 महीने का खाना 1 दिन आपको परोस दिया जाए और 29 दिन भूखे रखा जाए? उससे आपकी नीड और रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। उससे आपकी नीड और रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। क्या यह पॉसिबल है? तो हम इस चीज को समझने की कोशिश करें कि यह टारगेट बैच उन लोगों के लिए नहीं है जो कंप्लीट न्यूकमर है, कंप्लीट फ्रेशर। ये टारगेट बैच उन लोगों के लिए है, कैटेगराइज में कर देता, ये टारगेट बैच उन लोगों के लिए है जिन्होंने बीपीएससी पीटी की तैयारी पहले की है, लेकिन कुछ कारणों से वे कट ऑफ क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं। कुछ कारणों से वे कंफर्ट फील नहीं कर रहे हैं अपनी तैयारी के साथ। वो इस बात को लेकर के विश्वस्त नहीं है कि इस तैयारी पर उनका सिलेक्शन हो सकता है। यह टारगेट बैच उन लोगों के लिए है जो बीपीएससी पीटी के चेंजिंग पैटर्न्स को लेकर चिंतित हैं और चेंजिंग पैटर्न्स के साथ तालमेल बिठा पाने की स्थिति में नहीं। और इसीलिए टारगेट बैच का स्पेसिफिक पर्पस हमारा है, 3 पर्पस है अगर टारगेट बैच के कंटेक्स्ट में बात करें, ठीक है।
और ये तीन पर्पस क्या है? पहला पर्पस टारगेट बैच का है प्रॉपर रिवीजन। नंबर 1, ये पहला पर्पस है। जो कुछ आपने पढ़ा है तेजी से उन्हें रिवाइज करवाना, और रिवीजन विथ टेस्ट। बीच बीच में जो कुछ आपने पढ़ा है, जो कुछ आपने तैयार किया, उसको टेस्ट भी हम करते चलते। और ये जो टेस्ट करते हम वर्बल और नॉन वर्बल प्रश्नों के जरिए, ये प्रॉपर वो टेस्ट नहीं होगा जो टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन करते। वर्बल और नॉन वर्बल रैंडम प्रश्नों के जरिए क्लास के क्रम में। दूसरा टारगेट बैच का जो पर्पस है वह है वैल्यू एडिशन। अभी अखिलेश सर भी चर्चा कर रहे थे, रोशन सर ने भी चर्चा की। 70 के स्कोर करना और 75 स्कोर करना ये बहुत बड़ी चीज नहीं, लेकिन 75 से 80 तक पहुंचना मुश्किल है। 80 से 85 तक पहुंचना उससे ज्यादा मुश्किल है। 85 से 90 तक पहुंचना और भी मुश्किल है, और 90 के ऊपर पहुंचना उससे ज्यादा मुश्किल है। मतलब जैसे आप 50% से ऊपर स्कोर की स्थिति में पहुंचते हैं, मुश्किलें बढ़ती चली जाती, और एक एक मार्क्स ऐड ऑन करने के लिए, एक एक प्रश्न सही करने के लिए आपको अपनी पूरी ताकत झोंकनी पड़ती। पिज्जा खाया? खाते कभी? हाँ, तो पिज्जा जब डोमिनो के इस पर जाकर के ऐप पर बुक करेंगे तो टॉपअप का कंसेप्ट आता है। टॉपअप में आप क्या लेना चाहते? आप अपने टेस्ट के हिसाब से टॉपअप ऐड कर सकते हैं, नहीं? और हर टॉपअप के लिए आपको क्या करना पड़ता है? एक्स्ट्रा पे करना पड़ता। तो टारगेट बैच वही टॉपअप है, टेस्ट सीरीज वही टॉपअप है, जिसके लिए आपको पे करना पड़ेगा और पे करना पड़ता है। तो इसमें हम वैल्यू एडिशन, जो कुछ आपने पढ़ा है, अगर आप 75 पर पहुंच रहे हैं तो 80 पर कैसे पहुंचे, 80 पर पहुंच रहे हैं तो 85 पर कैसे पहुंचे, 85 पर हैं तो 90 पर कैसे पहुंचे। वैल्यू एडिशन की जरूरत उसी के कंटेक्स्ट में है। अब सवाल यह उठता कि यह वैल्यू एडिशन कैसे होगा। तो यह जो वैल्यू एडिशन होगा, यह जो वैल्यू एडिशन होगा, इस वैल्यू एडिशन के लिए हम कॉन्सेप्ट एंड अंडरस्टैंडिंग का सहारा लेंगे। इस पर हमारा फोकस होता है। देखें हमारे संस्थान के बारे में क्या है, नहीं कुछ ऐसी धारणा है जो धारणा राजनीति के बारे में, नहीं? ठीक है, कई बार मुझे भी लोग सजेस्ट करते, क्योंकि थोड़ा सा मैं वोकल भी हूं और मैं खुल करके कहता मैं ए पॉलिटिकल नहीं। मतलब आप अगर ये सोचिएगा कि कोचिंग या व्यवसाय के नफा नुकसान के लिए मैं चुप्पी साध लूं, ठीक है, तो वो मैं नहीं कर सकता। अगर आप यह मुझसे एक्सपेक्ट कीजिएगा कि बच्चों की भीड़ जो है आजकल, और भीड़ की सोच जो है
नए खुदा की तरफ जा रही है और मैं भी उस खुदा की खुदाई को स्वीकार करूं। अगर ऐसा मैं करता तो कहीं ना कहीं बच्चे के साथ मेरे लिए तालमेल बिठाना आसान होगा, तो ये भी नहीं होने जा रहा, ये भी नहीं होने जा रहा। हमारा जो काम है, हमारा जो फोकस होता है कि जो आपने तैयारी की है, आपकी तैयारी बाजार के हिसाब से हुई है और क्लासेज भी बाजार के हिसाब से तैयार करवाए जाते हैं। मतलब अक्सर बाजार की रणनीति होती है, जहां पर चीजों को समझने में मुश्किल हो उसके पहले क्लास को खत्म कर दो। एक कंफर्ट जोन आपके लिए क्रिएट किया जाए, वह कंफर्ट जोन बीपीएससी के लिए कंफर्ट जोन हो अथवा नहीं, यह मैटर नहीं करता। तो हमारी पूरी की पूरी कोशिश होती है, ये वैल्यू एडिशन हम इंश्योर करेंगे कंसेप्ट और अंडरस्टैंडिंग के जरिए। और हमेशा ध्यान रखें, हर कॉन्सेप्ट के पीछे कुछ न कुछ फैक्ट मौजूद होते हैं। रोशन सर ने फैक्ट और कॉन्सेप्ट के इंटर रिलेशन की चर्चा की थी। हर कॉन्सेप्ट के पीछे कुछ न कुछ फैक्ट होते हैं और हर फैक्ट आपको कॉन्सेप्ट की ओर ले जाता है। तो आवश्यकता इस बात की है कि हम फैक्ट और कॉन्सेप्ट के इस इंटर रिलेशन को समझें। एज अ मेंटोर हम लोग फैक्ट और कॉन्सेप्ट के इस इंटर रिलेशन को समझते हैं, और चूंकि फैक्ट और कॉन्सेप्ट के इस इंटर रिलेशन को समझते हैं, इसलिए फैक्ट और कॉन्सेप्ट के इस इंटर रिलेशन के साथ आपके पास जाते हैं। और इसीलिए हमारा जो अप्रोच होता, उस अप्रोच के सेंटर में ये कॉन्सेप्ट और अंडरस्टैंडिंग जो है यह सेंटर में होता। तो कहेंगे सेंटर में ये होता, तो परिधि पर क्या होता है? तो अगर आप जाकर के देखें, पेरिफेरी में परिधि पर फैक्ट मौजूद होते। ऐसा नहीं कि हम फैक्ट को ओवरलुक करते, फैक्ट हमेशा हम लेकर के चलते, लेकिन सेंटर में कॉन्सेप्ट और अंडरस्टैंडिंग को रखते। और जब सेंटर में कॉन्सेप्ट और अंडरस्टैंडिंग को रख करके हम फैक्ट को आप तक पहुंचाने की कोशिश करते, तो ऐसी स्थिति में क्या होता? ऐसी स्थिति में जो है, देख, बाजार कहती है कि हम लोग तो मेंस के लिए हैं, प्री के लिए हैं ही नहीं। हम लोग मेंस के लिए हैं, प्री के लिए हैं ही नहीं। मुझे आज तक बात नहीं समझ में आई, जो प्री के लिए एप्रोप्रिएट हो सकता है वो मेंस के लिए एप्रोप्रिएट ना हो। लेकिन यह बात मुझे समझ में नहीं आती, जो मेंस के लिए एप्रोप्रिएट होगा वो प्री के लिए एप्रोप्रिएट कैसे नहीं होगा। यह आज तक मुझे समझ में नहीं आई। नहीं तो प्री के लिए कहीं और रास्ता आप तलाशते, मेंस के लिए हमारे यहां दस्तक देते नहीं। और चूंकि आपका आधार कमजोर है, इसलिए मेंस में जब एक क्लास दो क्लास आप हमारा करते भी हैं तो वो बाउंस करता है। और जब वो बाउंस करता है नहीं, तो कई बार लोग तारीफ करते हैं, पढ़ाते तो बहुत अच्छा है, क्योंकि लोग कहते हैं कि मेंस के लिए ये चीजें जो पढ़ाते तो बहुत अच्छा है, लेकिन ऊपर से गुजर जाता है नहीं। ठीक है, तो ये तारीफ नहीं है, ये एक प्रकार का क्रिटिसिज्म है कि पढ़ाते बहुत अच्छा है लेकिन ऊपर से गुजर जाता है नहीं। या दूसरा कहेंगे अरे वो जो पढ़ाते हैं वो पूछा ही नहीं जाता। मतलब जो बाजार में मेरी आलोचना होती है, तो एक बात हमेशा ध्यान रखें, मैं चर्चा कर रहा था कि कई लोग कहते हैं अरे बहुत पॉलिटिकल है,
कई बार कहेंगे आप राजनीति क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते। कुछ लोग शुभचिंतक जो हैं वो कहेंगे राजनीति आपके लिए नहीं है। तो ये जो टिप्पणी है कि राजनीति आपके लिए नहीं है, मैं जाना चाहता मैं नहीं जाना चाहता ये एक अलग चीज है, मैं जाऊंगा या नहीं जाऊंगा ये एक अलग चीज है। लेकिन सवाल यह उठता कि अगर राजनीति मेरे लिए नहीं है तो इसका मतलब यह है कि राजनीति को चोर गुंडे मवाली के भरोसे छोड़ देना चाहिए? बतलाइए। तो इस चीज को रुक करके समझिए। नहीं, जब तक राजनीति में सही लोगों का हस्तक्षेप नहीं होगा राजनीति नहीं बदलेगी। जब तक राजनीति नहीं बदलेगी देश और समाज नहीं बदलेगा। ठीक उसी प्रकार जब तक आप अपनी तैयारी को लेकर गंभीर नहीं हैं तब तक आप फैक्ट के दायरे में सिमटे रहेंगे। लेकिन अगर आप अपनी तैयारी को लेकर गंभीर हैं तो सुपरफ्लुअस फैक्ट से आगे बढ़ना होगा। आपको सतह पर तैरते हुए जो तथ्य मिलते हैं उन तथ्यों से आपको आगे बढ़ना होगा। क्योंकि बीपीएससी पीटी में फैक्चुअल प्रश्न पहले भी पूछे जाते थे, फैक्चुअल प्रश्न आज भी पूछे जाते हैं। और रोशन सर ने भी चर्चा की, अखिलेश सर ने भी चर्चा की, 69th बीपीएससी पीटी एक महत्वपूर्ण प्रस्थान बिंदु है जहां बीपीएससी और यूपीएससी के बीच की दूरियां तेजी से कम हुई। नहीं तो सवाल यह उठता कि 69th में भी फैक्चुअल प्रश्न पूछे गए, उसके पहले भी फैक्चुअल प्रश्न पूछे जाते थे। अंतर क्या है? तो अंतर अगर आप जाकर के देखें तो पहले, और विशेष करके मैं 67 के पहले जानना चाहूंगा, जो फैक्चुअल क्वेश्चन होते थे वो वन लाइनर होते थे। वन लाइनर फैक्ट पर आधारित प्रश्न पूछे जाते थे, जिस तरह के फैक्ट्स आपको लुसेंट में उपलब्ध है, जिस तरह के फैक्ट मार्केट में जो करंट के मैगजीन उपलब्ध होते, वन लाइनर फैक्ट उसमें उपलब्ध होते रहे। लेकिन अब अगर आप देखें नेचर ऑफ फैक्चुअल क्वेश्चन में फर्क आ रहा है। अब वो फैक्ट वन लाइनर नहीं होते, अब वो डीप रूटेड फैक्ट होते। और डीप रूटेड फैक्ट को कवर करने के लिए आपको कॉन्सेप्ट तक भी जाना होगा, अंडरस्टैंडिंग तक भी जाना होगा और गहराई में उतरना होगा। सतह पर तैरते हुए फैक्ट का कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग से उतना संबंध नहीं जुड़ता जितना संबंध डीप रूटेड फैक्ट का कॉन्सेप्ट और अंडरस्टैंडिंग से जुड़ता है। इस इंटर रिलेशन को समझे जाने की जरूरत है। नहीं, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप जाकर के देखें, ये वैल्यू एडिशन जो होगा, यह वैल्यू एडिशन होगा अपडेशन के जरिए। अपडेशन के जरिए देखिए, अभी भी कम समय नहीं है। साल भर के दर्पण को उठाएं, साल भर के किसी स्टैंडर्ड मैगजीन को उठाएं, ठीक है, हर महीने हर वीक एक दर्पण या एक मंथ के मैगजीन को, करंट को आप कवर करने की कोशिश करें। अब देखें करंट प्रॉपरली कवर होता है या नहीं। प्रॉपर कवरेज की बात करें, और जब प्रॉपर कवरेज की बात करो तो उल्टी दिशा में बढ़े, क्योंकि लोड को भी कम करना है, कंफ्यूजन से बचना है, अनड्यू परेशानियां अपने लिए क्रिएट करने से बचना है। तो उल्टी दिशा में बढ़े, 100 सैया 99 98 97 वाला। जैसे जुलाई महीना है, आज कितना तारीख है? 6। मेरे ख्याल से 3 से 4 दिन में दर्पण मार्केट में उपलब्ध होगा अगस्त महीने का। पहले हम अगस्त 2024 के दर्पण को पढ़ें, फिर हम जुलाई 2024 के दर्पण को पढ़ें, फिर हम
जून 2024 के दर्पण को पढ़ें। इससे क्या होगा, अपडेटेड इंफॉर्मेशन आपके पास पहले होगा और जो पुराने इंफॉर्मेशन पुराने पढ़ चुके हैं उनको आप स्किप कर सकते हैं। स्किप करने के विकल्प आपके पास उपलब्ध है। तो समय की भी बचत होगी, ऊर्जा की भी बचत होगी, अनड्यू कंफ्यूजन से भी बचेंगे। तो एक तो ये काम करना है। दूसरा काम जो करना है वह क्या करना है, फिर मैं कहूंगा एक न्यूज़पेपर कोई पिक करें। अभी भी 3 महीने का समय है और करंट के प्रश्न लास्ट में ही सेट होते। दैनिक भास्कर आप पिक करना चाहते, आप प्रभात खबर पिक करना चाहते, जागरण को छोड़ दीजिएगा, आप हिंदुस्तान पिक करना चाहते, जिस न्यूज़पेपर के साथ कंफर्टेबल है आप जो है उस न्यूज़पेपर में बिहार से रिलेटेड जो न्यूज है, बिहार स्पेसिफिक करंट की बात रोशन सर कर रहे थे, समझे, पर डे ऐसी चीजों को पिक करें, चाहे कोई स्कीम हो, चाहे कोई प्लान हो, चाहे किसी प्रकार की योजना लॉन्च की जा रही हो, या उस पर कोई एनालिसिस आया हो, या वो चर्चा में हो, या उससे संबंधित कोई नए इंफॉर्मेशन आए। जैसे आप देखेंगे कुछ समय पहले आया था, दुनिया के मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी के रूप में बेगूसराय की चर्चा हुई थी। तो कल के डेट में प्रश्न वहां से उठा करके पूछे जा सकते। मेरी बातें समझ में आ रही हैं या नहीं? तो हम इस बात को समझने की कोशिश करें, न्यूज़पेपर को जरूर आधार बनाएं, और वो तब संभव होगा जब आप अपने आप को यह कन्विंस कर पाने में समर्थ रहते हैं कि न्यूज़पेपर पढ़ना जो है वेस्टेज ऑफ टाइम और वेस्टेज ऑफ एनर्जी नहीं। न्यूज़पेपर का काम कोई मैगजीन नहीं कर सकता। कई बच्चों के मुंह से 69th बीपीएससी में हमने सुना करंट का तो हवा ही नहीं लगा, क्योंकि उनके लिए करंट का मतलब क्या है, एडिटोरिया का जो करंट मैगजीन है। और ये मैं आलोचना के लिए आलोचना की बात नहीं कर रहा, उनके लिए करंट का मतलब है और कौन कौन सी चीजें रोशन सर करंट में आती हैं, स्पीडी नहीं, तो उससे करंट कवर नहीं होगा। और अगर आपको लगता है कि मैगजीन के रूप में मैंने दर्पण रेफर किया तो दर्पण से ही सारे करंट होंगे, यह भी संभव नहीं है। करंट की चीजों के लिए आपको इकोनॉमिक सर्वे की ओर भी जाना होगा, करंट की चीजों के लिए न्यूज़पेपर की ओर भी जाना होगा। जब तक आप करंट को कवर करने के लिए दर्पण के अलावा आप सर्वे को कवर नहीं करते, स्पेसिफिक बिहार सरकार के सर्वे को कवर नहीं करते, जब तक आप करंट को कवर करने के लिए स्पेसिफिक मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का जो इकोनॉमिक सर्वे अभी आने वाला होगा, बजट आने वाला होगा, जब तक आप उसको प्रॉपरली नहीं कवर करते और आपको यह नहीं पता हो कि वहां के किस पोर्शन से करंट से प्रश्न उठा करके पूछे जा सकते, ठीक है, तब तक आप उसको कवर नहीं कर सकते। क्योंकि आप तो कहीं भी जाएंगे तब टॉप और बॉटम 2 याद करके जाते, या 2 टॉप 2 बॉटम 2 याद करके जाते। और कई बार आप देखेंगे अभी जो बीपीएससी का पिछले 4-5 साल का ट्रेंड है, टॉप 5 बॉटम 5, और कई बार बीच से सीरीज बनाने के लिए असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछ दिया जाता, वहां तो गायब हो जाएंगे, ट्रेडिशनल सोर्स को आधार बनाएंगे। तो इसलिए हमने कहा कि ये जो इसके पर्पस को समझिए, इसका पर्पस ये नहीं है, इस क्लास का पर्पस, ठीक है, कि अकबर जो है हुमायूं का बेटा था यह मतलब है, और अकबर का बेटा जो है जहांगीर था, नहीं, क्योंकि हम ये मान करके चल रहे हैं कि आपको पता है कि अकबर का बेटा जहांगीर ही था, शाहजहां नहीं था। हम ये मान करके चल रहे हैं, और अगर नहीं पता है तो आपको तैयारी नहीं करनी चाहिए। मुझे यह कहने में तनिक भी हिचक नहीं, छोड़ दीजिए तब तैयारी, नहीं। तो हम ये समझें कि जिस क्लास को हम अटेंड कर रहे हैं उसका पर्पस क्या है, और वो पर्पस हमारा फुलफिल हो रहा है या नहीं हो रहा, इसको लेकर के बड़ा क्लियर रहे। ये सोच करके नहीं करें कि अरे 5,000 रुपया में तो मतलब
पीटी का कोर्स चलाया जा रहा है तो कर लेते हैं। कम से कम 35,000 वाले कोर्स से 30,000 रुपया तो बचा नहीं, क्योंकि ये एक मेजर कंसिडरेशन आपका है। हर महीने 10,000 रुपये यहां पर आप खर्च करते, और आपको मैं बतलाता हूं, आप किसी बच्चे का 9th 10th की कोचिंग में एडमिशन करवाने जाएं, 9th 10th क्लास की कोचिंग में एडमिशन करवाने जाए कोचिंग क्लास के लिए, और आप जाकर के देखें कि वो कितना फी डिमांड करता है, और हम लोग उस फी के भी काबिल नहीं। हमसे आप उम्मीद करते कि 500 रुपया में 20 टेस्ट करवावे हम, नहीं, हमसे ये उम्मीद करते 500, 1000, 2000 में पूरे के पूरे पीटी की तैयारी करवावे। तो बहुत लोग बाजार में तैयारी करवाने वाले हैं, और बहुत लोग वर्षों से तैयारी कर रहे हैं। आराम से वहां पर जाइए और आराम से वहां पर जाना चाहिए। आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, इतनी जल्दी क्या पड़ी है, तैयारी करनी है अभी वर्षों। तो इसलिए हमने कहा हम इस पर्पस को समझें। तो ये हमारा पर्पस है, जिस पर्पस को हमने क्लियरली आपके सामने रखा है। अब दूसरी चीज जो यहां पर उभर करके आती है, एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव में उन्हीं बातों को मैं रख रहा, अपने एग्जाम्पल के जरिए रख रहा। जब मैं तैयारी किया करता था, अपने फेज की बात कर रहा हूं, नहीं, तो पीटी के लिए जो हमारी स्ट्रैटेजी होती थी, पीटी के लिए जो हमारी स्ट्रैटेजी होती थी, ठीक है, क्योंकि प्राइमरली बीपीएससी तो जाकर के दे देता था कि बीपीएससी के लिए कभी तैयारी नहीं की। प्राइमरली हमारी तैयारी जो है वो यूपीएससी के लिए होती थी, यूपीएससी। और दूसरा, अगर स्टेट पीएससी को किसी को गंभीरता से लेता था तो यूपी पीएससी को, क्योंकि उसके पैटर्न यूपीएससी के पैटर्न से मैच करते थे थोड़े से। और दूसरा, यूपी पीएससी का पीटी जो है वो मॉक टेस्ट का काम हम लोगों के लिए करता था। यूपीएससी की पीटी के जस्ट एक सप्ताह पहले जो है यूपी पीएससी का पीटी हम लोगों के दौर में होता था। तो क्वेश्चन के ट्रेंड भी कुछ हद तक करीब है, एक सप्ताह पहले हो रहा है। तो जब हम लोग तैयारी करते थे, तो मेरी तैयारी की खामी क्या थी, हमारा पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ क्या था, बतला दो, ठीक है। हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, करेंट, ये हमारा मजबूत पक्ष था। कमजोर पक्ष क्या था, तो हमारा कमजोर पक्ष दो था। ज्योग्राफी और जनरल साइंस। और एक तीसरा था मेंटल एबिलिटी वाला पार्ट। ठीक, अब थोड़ा सा समझिएगा। आप में से कई लोग मिलते हैं तो कहते हैं इसको छोड़ देते हैं तो इतने क्वेश्चन बचेंगे, जिस पर ऑलरेडी इन लोगों ने चर्चा की, ठीक है। और अगर मुझसे पूछें तो ये वाला जो पोर्शन है, इनको छोड़कर मैं भी चलता था, मैं भी इनको छोड़कर चलता था, लेकिन आपके छोड़ने और मेरे छोड़ने में अंतर था। गौर कीजिएगा, एक
शेर है, मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। मेरी कश्ती थी डूबी वहां जहां पानी कम था। आप देखेंगे पूष और माघ के महीने में ठंड नहीं मारती, ठीक है। ठंड का जब आगमन हो रहा होता है या ठंड का जब प्रस्थान हो रहा होता है, कोल्ड एक्सपोजर के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे खतरनाक समय वो होता है, नहीं। और अगर पिछले 5 साल के पेपर के ट्रेंड को नोटिस करें तो आप क्या देखेंगे, मैं पैटर्न नोटिस करने की बात कर रहा। पता चला हिस्ट्री को आप अपना कंफर्ट जोन मान करके चल रहे हैं और जो कमजोर पक्ष है आपने उसको छोड़ दिया। पता चला कमजोर पक्ष तो आपका कमजोर पक्ष ही है। हिस्ट्री जिसको आप आसान मान करके चल रहे थे, उस साल क्वेश्चन वहां से ट्विस्ट कर दिया गया, क्वेश्चन ट्विस्ट कर दिया गया, आप चारों खाने चित हो गए, नहीं। तो वहां तो हिस्ट्री ने आपको डुबा दिया। जिसको आप मजबूत पक्ष मान रहे थे वो आपको कमजोर पक्ष, वो आपका कमजोर पक्ष साबित हुआ। और पता चला उस साल साइंस जो है, जिसको आपने अपना कमजोर पक्ष माना, वहां पर प्रश्न आसान रहे। मेरी बातें समझ में आई या नहीं? ठीक है। तो अगर ज्योग्राफी और जनरल साइंस में मैं कमजोर था तो उसकी भरपाई हमने करने की कोशिश की कि मेंटल एबिलिटी में हमारा स्कोर 85 to 90% होता था। तो इस मेंटल एबिलिटी को हमने क्या किया, अपने मजबूत पक्ष में तब्दील किया। यहां पर जो समय बचा हमने वहां पर वो समय खर्च किया। अब पता चला आपका ई भी कमजोर है, और इसको तो कंसीडर ही नहीं कर रहे हैं कि ये तो साइंस स्ट्रीम वालों के लिए है। आफत तो आप खुद मोल ले रहे हैं। इस चीज को समझिए। दूसरी चीज जो मैंने कहा कि ये जो ज्योग्राफी और जनरल साइंस है, इसको भी कभी पूरा नहीं छोड़ा। ये आइडेंटिफाई किया नहीं कि इनमें इनके कौन से पहलू हैं जिनको हम आसानी से कर सकते। तो हमने देखा कि ज्योग्राफी में अच्छे खासे प्रश्नों की संख्या इकोनॉमिक ज्योग्राफी से होती है, नहीं। साइंस में हमने देखा कि साइंस में भी कुछ प्रश्न जो है, जैसे विटामिन्स, दर्पण, लेंस, बैक्टीरिया, वायरस, बातें ये समझ में आ रही हैं या नहीं? तो हमने क्या किया, इकोनॉमिक ज्योग्राफी पता है हम आसानी से कर सकते, बहुत माथापच्ची नहीं। तो हमने इकोनॉमिक ज्योग्राफी को फोकस करके जो है वहां पर उनको अपने कंफर्ट जोन में लाए। तो यहां पर अगर ये कमजोर पक्ष है तो डैमेज को मैंने मिनिमाइज करने की कोशिश की। साइंस में इन चीजों को करके हमने डैमेज को मिनिमाइज करने की कोशिश की। हमेशा यह बात ध्यान रखेंगे, आपकी सफलता 2 बातों पर निर्भर करती है। पहली बात यह है कि आप कंफर्ट जोन में अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाते हैं या नहीं। आपकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी। लेकिन दूसरी बात, आपकी सफलता आपके कंफर्ट जोन के परफॉर्मेंस से ज्यादा इस बात पर निर्भर करती है कि आप अपने अनकंफर्ट जोन में अपने परफॉर्मेंस को कैसे मैनेज करते हैं। आप अपने अनकंफर्ट जोन में अपने परफॉर्मेंस को कैसे मैनेज करते हैं। मैनेज करने का तरीका हमने बताया। यहां इकोनॉमिक ज्योग्राफी, यहां पर उस एरिया को आइडेंटिफाई किया जिस एरिया में बहुत माथापच्ची नहीं करनी है, थोड़ा सा एफर्ट दे करके हम उन चीजों को तैयार कर सकते हैं। और किसी भी एग्जाम में चले जाएं, ज्योग्राफी और जनरल साइंस को मिला दें
तो ये दोनों पोर्शन ऐसे पोर्शन हैं जहां से 1/3 क्वेश्चन किसी भी स्टेट पीसीएस में चले जाएं, यूपीएससी में चले जाएं, 1/3 क्वेश्चन यहां से रहते। और कम से कम इस 1/3 में जो हमारा वीक पार्ट है वहां पर भी हमारी कोशिश होती थी अपने परफॉर्मेंस को कम से कम 40% 50% तक पहुंचाया जाए, एनी हाउ मैनेज करके। और यहां पर कंफर्ट जोन में जो है अपने बेस्ट परफॉर्मेंस को डिलीवर किया जाए। तो मेरे कहने का मतलब बंधु ये है कि छोड़ने का मतलब, छोड़कर चलने का मतलब पूरी तरह से छोड़ना नहीं, पूरी तरह से छोड़ना नहीं, इस बात को समझें। और अगर आपके लिए छोड़ने का मतलब पूरी तरह से छोड़ना है तो हमेशा ध्यान रखें एग्जामिनेशन हॉल में जाने के पहले आप अपने आप को बैकफुट पर रख रहे हैं। पिछले बार क्या हुआ, 68वीं और 69वीं, अगर मैं सही रिकॉल कर पा रहा हूं तो 68वीं में हिस्ट्री के क्वेश्चन टफ थे, कई स्टेटमेंट बेस्ड प्रश्न डाले गए। और पिछले 2 साल से अगर आप जाकर के देखें तो ओवरऑल एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न प्लस बिहार, चारों को मिला देते 35 क्वेश्चन हिस्ट्री से उठा करके पूछे जा रहे हैं। नहीं तो जो मान करके चल रहे हैं कि 35 में 3500 किसी से संभव नहीं है, तो जो ये मान करके चल रहे हैं कि हम 35 में से 30 और 32 करेंगे उनको झटका लगा। और ठीक उसी प्रकार 69वीं में पॉलिटी और इकोनॉमी जिनका कंफर्ट जोन होगा और जो ये मान करके चल रहे होंगे, यहां से 28 प्रश्न पूछे गए हैं 69वीं में, 28 क्वेश्चन, 10 या 11 जो है पॉलिटी से और 17-18 के आसपास इकोनॉमी से प्रश्न पूछे गए हैं एलोंग विथ इकोनॉमिक करेंट। तो मैं इस टारगेट बैच में इकोनॉमी एलोंग विथ इकोनॉमिक करेंट कवर करूंगा। ठीक है, तो अगर ये 28 क्वेश्चन पूछे गए हैं और जिनको लगता हो कि ये हमारा एरिया ऑफ कंफर्ट था, और चूंकि यह हमारा एरिया ऑफ कंफर्ट था इसलिए हम यहां पर परफॉर्म करने की स्थिति में होंगे, तो पिछली बार उनको जबरदस्त झटका लगा, जबरदस्त झटका यहां पर लगा। और पिछली बार हिस्ट्री का पोर्शन काफी आसान था। तो मेरे कहने का मतलब यह, सफलता के लिए संतुलन की जरूरत होती है, संतुलित नजरिए की जरूरत होती है, संतुलित रणनीति की जरूरत होती है। बिना बैलेंस अप्रोच के और बिना बैलेंस स्ट्रैटेजी के सफलता संभव नहीं है, इस बात को समझें। क्लियर? और इसीलिए जो अगली बात मैं कहना चाहूंगा वह यह कि चीजों को हल्के में मत लें। हम ये मान करके नहीं चले कि जो एरिया ऑफ कंफर्ट आपका है वो हमेशा आपका एरिया ऑफ कंफर्ट रहेगा, और ना ही ये मान करके चलें जो एरिया ऑफ डिस्कंफर्ट है, कंफर्ट है या अनकंफर्ट है, वो हमेशा आपका एरिया ऑफ अनकंफर्ट बना। अब अगर यहां से आगे बढ़े तो मैं कहूंगा आप में से कई लोग होंगे, ठीक है, कई लोग आप में से हैं जिनका अप्रोच क्या है, तो जिनका अप्रोच है बातें कोई नई मैं नहीं करने जा रहा, लेकिन एक डिफरेंट तरीके से करने जा रहा हूं। अब अगर आप देखें पीटी की तैयारी की रणनीति क्या है, इस रणनीति में अगर आप जाकर के देखें 3 चीजें होती हैं। एक फ्रेज पटना में यूज होता, सेट मारना। क्या भाई? तो सेट मारते हैं रोज, ठीक है।
दूसरा क्या है, PYQ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। यहां सेट मारते हैं और PYQ में क्या करते हैं, आंसर रटते हैं। तीसरा, टेस्ट सीरीज। अभी बैठा हुआ था तो कुछ आइडिया मेरे दिमाग में आए हैं। आने वाले कमिंग डेज में कुछ वीडियो, शॉर्ट वीडियो जो रिलीज करूंगा मैं, 10-10 मिनट के, समझे? उसको जरूर फॉलो कीजिएगा। ये क्या है, ये जो तीनों बातें कही, ये तीनों क्या है? अगर आप देखें, तैयारी की जो आपकी रणनीति है, इसमें टॉप अप का काम करते हैं। सेट मारना भी टॉप अप है, PYQ भी टॉप अप है, टेस्ट सीरीज भी टॉप अप है। ठीक, भोज खाते होंगे, क्योंकि भोज की चर्चा कर रहा हूं, 2 दिन से भोज मैं भी खा रहा हूं। भोज खाते हैं, घर में खाना खाते हैं। ये जो है तीनों चीजें चटनी और अचार का काम करती हैं। ये तीनों चीजें चटनी और अचार का काम करती। चटनी और अचार का काम क्या होता है बताइए? टेस्ट मेकर। टेस्ट मेकर के रूप में चटनी का हम इस्तेमाल करते, अचार का इस्तेमाल करते। लेकिन आप लोग क्या करते अपनी तैयारी की रणनीति में? नहीं, ये वैल्यू एडिशन का काम करते खाने में। लेकिन आप लोग क्या करते, ये जो चटनी और अचार है उसी को आप भात दाल सब्जी में तब्दील कर देते। नहीं, अरे भाई मैं पूछता हूं, सेट मारने का पर्पस क्या है? कुछ तो पर्पस होना चाहिए ना। ये रोज आप पार्क में गोलंबर पर इकट्ठे हो जाते, कोई बाबा वहां पर खड़े हो जाते हैं, 4 पेज का कट कॉपी पेस्ट वाले प्रश्न आपके हाथ में होते और सेट रोज मारते हैं। जिंदगी भर सेट मारते रहिए, कम से कम BPSC UPSC नहीं होगा, ये मैं कह सकता हूं। नहीं, अरे सेट जो आप मार रहे हैं वह एक प्रकार से आपके परफॉर्मेंस का इवैल्यूएशन है। नहीं, आपका जो परफॉर्मेंस है यह उस एक प्रकार से उसका मूल्यांकन है। और आप इस बात को समझें, परफॉर्मेंस का मूल्यांकन तो तब होगा ना जब परफॉर्म करने के लिए आप तैयार होंगे। नहीं, जब आपकी स्टडी होगी, प्रॉपर स्टडी होगी, तब ना इवैल्यूएशन होगा। और आपने प्रॉपर स्टडी को दरकिनार करके सेट मारने के जरिए अध्ययन की रणनीति तैयार की, डूबना तो तय है। नहीं? टेस्ट मेकर कभी भी बेस का काम नहीं कर सकता। कभी ऐसा किया है कि पिज्जा छोड़ के टॉपअप बुक किया हो? ये तो वही काम है। यहां पर PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, रोशद सर ने एक बहुत मार्के की बात की जिसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप लोग क्या करते? PYQ को पलटते हैं, नहीं, और आप क्या करते? उत्तर रटना, यही करते हैं ना। अब फिर देखिए, ये भी टेस्ट में करें, जो आपका अप्रोच है उसमें टेस्ट में करें। किसी भी एग्जाम में चले जाए, PYQ से रिपीटेशन ऑफ क्वेश्चन है,
प्रश्न रिपीट करेंगे हर एग्जाम में। हाँ, उसकी मात्रा जो हो, कम या ज्यादा, समझने की कोशिश कीजिएगा। क्योंकि हमेशा ध्यान रखें, पहले कोई भी तैयारी मानसिक होती है और फिर हम उस मानसिक तैयारी को जमीनी धरातल पर उतारते हैं। पहले कोई भी तैयारी मानसिक होती है, फिर उस मानसिक तैयारी को हम जमीनी धरातल पर उतारते हैं। इस बात को ध्यान में रखें। तो जो रिपीट किए जा रहे हैं प्रश्न, वो दो प्रकार के प्रश्न होंगे। एक प्रश्न होगा जनरल नेचर वाला, एक जनरल नेचर वाले प्रश्न होंगे और दूसरे प्रश्न होंगे टिपिकल नेचर वाले। इस चीज को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। बार बार मैं कहता हूं, मुझे लगता है तैयारी का जो मानसिक पक्ष है, उस मानसिक पक्ष को मैं ज्यादा फोकस करता हूं। ठीक है। अब अगर देखें जनरल नेचर वाले जो प्रश्न हैं पीवाईक्यू के, ठीक है, जो रिपीट किए जा रहे हैं, पीवाईक्यू आप देखें, पीवाईक्यू मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखें या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को आप ना देखें, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। जनरल क्वेश्चन को अगर रिपीट किया जा रहा है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से, तो वो ऑलरेडी आप जानते हैं। तो यहां तो पीवाईक्यू के जरिए कुछ एड ऑन नहीं कर रहे, यहां एड ऑन नहीं हो रहा। एड ऑन कहां हो रहा है? यहां पर एड ऑन हो रहा है पीवाईक्यू से नहीं। और जैसे दो कैटेगरी में आपने डिफाइन किया, ऐसे कितने प्रश्न होंगे पीवाईक्यू से टिपिकल नेचर वाले, जो अगर आपने आंसर रट लिया है तो ऐसे सॉल्व करेंगे किसी एग्जाम में। ऐसे मैक्सिमम 2 से 3 क्वेश्चन होंगे। पलट करके देखें मैं सही कह रहा है या गलत कह रहा है। तो अधिक से अधिक पीवाईक्यू पर आपने इस अप्रोच के साथ, उत्तर रटने के अप्रोच के साथ जो मेहनत की, आपको 2 से 3 क्वेश्चन का फायदा मिलेगा मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। जबकि एफर्ट आप बहुत ज्यादा डाल रहे हैं। ठीक है, इससे अधिक के बेनिफिट यहां से नहीं मिलेगा। तो रोशन सर ने क्या कहा था? पीवाईक्यू को पढ़िए, पीवाईक्यू को पढ़िए, रटिए नहीं। यही ना मैसेज था। रटने के लिए पीवाईक्यू को मत। अब पीवाईक्यू को पढ़िए का मतलब क्या है? तो 2 तरीका है, 2-3 तरीका इसका है। पहला तरीका क्या है कि 4 ऑप्शन है नहीं। तो जब हम पीवाईक्यू को देख रहे हैं, तो एक अप्रोच हमारा होना चाहिए, ए होगा तो क्यों होगा, ए नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, बी होगा तो क्यों होगा, बी नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, सी होगा तो क्यों होगा, सी नहीं होगा तो क्यों होगा, नहीं होगा, डी होगा तो क्यों होगा, डी नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा। ठीक है। जब इस अप्रोच के साथ पीवाईक्यू में आप इंटर करते हैं, तो यह अप्रोच क्या करता है? आपकी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने में भी हेल्पफुल होता, और यह अप्रोच आपके एप्लीकेशन को भी डेवलप करने में हेल्पफुल होता है। दोनों चीजों में यह हेल्पफुल होता। इस बात को समझिए। और इसी के कंटेक्स्ट में मैं कहना चाहूंगा, इसी के कंटेक्स्ट में मैं यह कहना चाहूंगा कि इसी अप्रोचेज के साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को कवर करें, तब तो पीवाईक्यू में जाने का फायदा है, अदरवाइज कोई फायदा नहीं। दूसरी बात जो मैं कहना चाहूंगा,
दूसरी बात जो मैं कहना चाहूंगा, जब पीवाईक्यू के प्रश्नों से आप गुजर रहे हैं तब देखें वो प्रश्न किस टॉपिक से। अब वही प्रश्न रिपीट किए जाएंगे इसकी संभावना कम है। बातें समझ रहे हैं ये? तो अब हमें देखना है कि जो प्रश्न पूछा गया है, नहीं, उसके इर्द गिर्द से और क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन को इमेजिन करें और उन प्रश्नों के लिए आप तैयार हैं या नहीं। अगर इस अप्रोच के साथ तैयारी करते तब पीवाईक्यू का फायदा है आपको, अदरवाइज पीवाईक्यू का फायदा नहीं है। तीसरा कंटेक्स्ट जो उभर करके आता, जब ABCD ऑप्शन को आप देख रहे हैं, जब वेरियस स्टेटमेंट आपके पास हैं, तो वहीं पर उससे रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है उसको वहीं पर गैदर करने की कोशिश करें, रिकलेक्ट करने की कोशिश करें। पीवाईक्यू के प्रति अगर यह एक्सटेंसिव अप्रोच है तो ऐसी स्थिति में यू विल बी बेनिफिटेड, और अगर यह एक्सटेंसिव अप्रोच नहीं है तो पीवाईक्यू जो है वह सेट मारने के अलावा कुछ भी नहीं है। अधिक से अधिक जो प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं आप उनको रट जाएंगे, उससे अधिक कुछ नहीं मिलने वाला। और लास्ट बिंदु की ओर जो मैं इशारा करना चाहूंगा कि जब आप पीवाईक्यू कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को कर रहे हैं, तो केवल बीपीएससी के पीवाईक्यू को मत करें। बार बार अखिलेश सर ने भी चर्चा की, रोशन सर ने भी चर्चा की, मैं भी लगातार कह रहा हूं कि बीपीएससी और यूपीएससी के बीच दूरियां घट रही हैं, कम हो रही हैं दूरियां। बीपीएससी यूपीएससी की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है, चाहे प्री के कंटेक्स्ट में बात करें चाहे मेंस के कंटेक्स्ट में बात करें। तो ऐसी स्थिति में आवश्यकता किस बात की है? ऐसी स्थिति में आवश्यकता इस बात की है कि यूपीएससी के भी पीवाईक्यू को हम कवर करने की कोशिश करें। मेरी चर्चा जो है किस पर हो रही थी? पीवाईक्यू पर, नहीं? और पीवाईक्यू के कंटेक्स्ट में मैं चर्चा करते हुए कह रहा था, अचानक टेक्निकल इशू के कारण जो है चीजें ड्रिप कर गई थी। तो पीवाईक्यू की चर्चा करते हुए मैं कह रहा था कि जब यूपीएससी के पीवाईक्यू को आप देखते तो थोड़ा सा विवेक का इस्तेमाल करना होगा। रोशन सर ने बात की थी, नहीं, कि तैयारी के क्रम में हमेशा विवेक का इस्तेमाल करेंगे। विवेक का इस्तेमाल करेंगे तो चीजें आपके लिए कंपैरेटिवली आसान होंगी। अब अगर देखें तो हमें ये सेग्रीगेट करना होगा कि कहां पर यूपीएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो हैं बीपीएससी के वर्तमान अप्रोचेज के साथ मैच करते और कहां पर मिसमैच करते, नहीं? तो जहां मिसमैच करते हैं वहां पर हम उनसे बचने की कोशिश करेंगे, और जहां पर मैच करते हैं वहां पर उनको हम मैच करवाने की कोशिश करेंगे। तो मुझे यह लगता कि आज से 4 साल 5 साल पहले यूपीएससी के प्रश्नों के जो ट्रेंड थे, बीपीएससी का ट्रेंड उसके करीब है। और पिछले 4-5 साल के दौरान अगर देखें तो जो चेंजिंग ट्रेंड्स यूपीएससी का है, जो बीपीएससी से मैच नहीं करता उसको हम ओवरलुक करें, और जो बीपीएससी के ट्रेंड के करीब है हम उनको वहां पर कवर करने की कोशिश करें। तो इस अप्रोचेज के साथ अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को करते हैं आप, तो यह अप्रोचेज को भी डेवलप करेगा, यह एप्लीकेशन को भी डेवलप करेगा, यह अंडरस्टैंडिंग के भी डेवलपमेंट में सहायक होगा, और यह आपको कॉन्फिडेंस भी देगा। क्योंकि इससे 2 चीजों का पता चलेगा, आप जिस अप्रोचेज के साथ तैयारी कर रहे हैं वह अप्रोच सही है या नहीं, और दूसरा
जिस सोर्स मटेरियल को आपने आधार बनाया है वह सोर्स मटेरियल सफिशिएंट है या नहीं। अगर 80-85% क्वेश्चन आपके सोर्स मटेरियल के आसपास से हैं तो उस स्थिति में चिंतित होने की बात नहीं है। आप अपने उस सोर्स मटेरियल के साथ कंटिन्यू करें। और अगर आपके सोर्स मटेरियल या आपके क्लास नोट्स या जहां भी कोचिंग कर रहे वहां के टीचर के अप्रोचेज जो है वो 80-85% तक मैच नहीं कर रहे हैं वहां से, तो इसका मतलब प्रॉब्लम है। आपको सोर्स को भी रिडिफाइन करने की जरूरत है, आपको अपनी स्ट्रैटेजी को भी रिडिफाइन करने की जरूरत है, ओरिएंटेशन के रिव्यू की जरूरत है। नहीं, हमें भी इस कसौटी पर कसें, अपने सोर्स मटेरियल को भी इस कसौटी पर कसें, अपने अप्रोचेज को भी इस कसौटी पर कसें, आप टेस्ट सीरीज को भी इस कसौटी पर कसें, और आप बाजार में जो लोग मौजूद हैं, जो मटेरियल मौजूद है, उनको भी इस कसौटी पर कसें। एक बात मैं आपको बतला दूं कि यहां पर पटना में हम लोग 2019 से पहली बार जो टारगेट बैच चला था 65वीं बीपीएससी के लिए, और तब से लेकर अब तक, और इस प्रोफेशन में मेरा 22वां साल है। इस 22 वर्षों के दौरान जो मेरे अनुभव रहे हैं, ठीक है, चाहे प्री की बात करूं चाहे मेंस की बात करूं, हमारे टेस्ट सीरीज के प्रश्नों को देख करके बच्चे रिएक्ट करते हैं, बहुत कंफर्टेबल नहीं फील करते, क्योंकि हमारे पेपर जो है बाजार में जो उपलब्ध पेपर हैं वहां से अलग होते, वो कट एंड पेस्ट नहीं होते, वो अलग अप्रोचेज के साथ तैयार किए जाते हैं। हमारी कोशिश होती है कि एक एग्जाम रूम एनवायरनमेंट यहां पर क्रिएट किया जाए। उस एग्जाम रूम एनवायरनमेंट को क्रिएट करने का बीपीएससी का तरीका अलग होता, हमारे तरीके अलग होते, थोड़ा सा फर्क होता है, क्योंकि बीपीएससी को एक पेपर तैयार करना होता और हम 10 टेस्ट के पेपर कम से कम तैयार करते हैं। और इस बार हमारा पूरा का पूरा टेस्ट सीरीज 20 टेस्ट का है 70th बीपीएससी पीटी के लिए। तो उसके लिए हम जो भी मैकेनिज्म अपनावे, लेकिन जब वही बच्चे बीपीएससी के एग्जामिनेशन हॉल में जाते, जब वहां के क्वेश्चन पेपर उनके सामने होते, चाहे प्री के पेपर हो चाहे मेंस के पेपर हो, ठीक है, जब हमारे बच्चे वहां से लौट करके आते तो उनका फीडबैक होता, उनका इनपुट होता कि सर आप लोगों की बात ना मान के हमने गलती की। वहां के पेपर तो इसी अप्रोचेज के साथ तैयार कर रहे थे, इसी अप्रोचेज के साथ आप लोग बढ़ रहे थे। और ये एक बार की बात मैं नहीं कह रहा, इस तरह के फीडबैक हर एग्जामिनेशन के बाद हमें मिलते नहीं। तो जो फीडबैक आप वहां जाकर के देते, अगर वह फीडबैक अपने प्रिपरेशन स्टेज में उस फीडबैक को फॉलो करें, तो क्या आपको नहीं लगता कि परिणाम अलग होगा? नहीं? कई बार बच्चे हमारे पास आते, थर्ड पार्ट की तरफ में मूव करूंगा, टेस्ट सीरीज की तरफ में मूव करूंगा, ठीक है। अगर उस कंटेक्स्ट में देखें तो टेस्ट सीरीज को लेकर के मार्केट के जो अप्रोचेज होते हैं, हमारे जो अप्रोचेज होते हैं, अंतर होता है प्री में भी मेंस में भी। मार्केट में अगर आप जाकर के देखें, मैटर ये नहीं करता, मार्केट में आप जाएंगे आपके स्कोर 125 जाते हैं, 130 जाते हैं, 120 जाते हैं। हमारे यहां आप टेस्ट देते हैं, आपका स्कोर अगर ईमानदारी पूर्वक आपने तैयारी की है तो 80 प्लस माइनस के आसपास रहता है, और वो चीजें आपको फ्रस्ट्रेट करती। लेकिन अगर इसी अप्रोच के साथ, इसी अप्रोच को फॉलो करते हुए आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते तो आप कंफर्टेबल स्कोर करके आते। लेकिन जिस टेस्ट पेपर को आधार बना करके आपका स्कोर 120 जाता है, 25 जाता है, 30 जाता है, जब आप बीपीएससी के एग्जामिनेशन हॉल से निकलते तो आपका स्कोर 70 जाता है, 72 जाता है, 74 जाता है, 69 जाता है, 68 जाता है। तो बंधु, मैटर ये नहीं करता, टेस्ट देना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि क्या टेस्ट, जहां भी आप टेस्ट दे रहे हैं, क्या
टेस्ट में जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वे प्रश्न, टेस्ट में पूछे जाने वाले प्रश्न क्या बीपीएससी या यूपीएससी जो भी एग्जाम आप दे रहे हैं उसके स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं या नहीं करते। अगर फॉलो करते हैं तो वो टेस्ट सीरीज आपके लिए उपयोगी है, और अगर वो फॉलो नहीं करते तो वो टेस्ट सीरीज आपके लिए उपयोगी नहीं है। मुझे यह कहने में तनिक भी संदेह नहीं। और दूसरा, जो टेस्ट पेपर है, जब आप टेस्ट दे रहे होते तो वो एग्जाम हॉल एनवायरनमेंट क्रिएट कर पाने में समर्थ है या नहीं। और एग्जाम हॉल एनवायरनमेंट क्रिएट कर पाने में समर्थ है या नहीं का मतलब क्या, वह उसी प्रकार के प्रेशर को बिल्डअप कर पाने की स्थिति में है या नहीं जिस प्रकार के प्रेशर को आप एग्जामिनेशन हॉल में महसूस करते हैं। अगर ऐसा है तो वो टेस्ट सीरीज आपके लिए उपयोगी है, अगर ऐसा नहीं है तो वो टेस्ट सीरीज आपके लिए उपयोगी नहीं। बातें स्पष्ट हुई। ऐसी ही बहुत सारी चीजें हैं जिन पर आगे हमें डिस्कस करना हो। एक डेडिकेटेड वीडियो जो है कमिंग वीक में हम तैयार करेंगे उन लोगों के लिए जो बार बार तैयारी कर रहे हैं नहीं, और हर बार उनका प्री 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर से मिस कर जा रहा है। उनकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, इस पर स्पेसिफिक वीडियो हम डालेंगे, इस पर स्पेसिफिक चर्चा होगी। लेकिन यहां पर जो मैं क्लियर करना चाहता हूं, और वो चर्चा आपके लिए उपयोगी होगी। हम टीचर के रूप में आपके सामने नहीं, हम लोग एक मेंटोर के रूप में आपके सामने हैं। टीचर और मेंटोर में फर्क होता है, फर्क समझते हैं। टीचर का काम होता है आएंगे वो पढ़ा करके चले जाएंगे। मेंटोर का काम पढ़ाना नहीं होता, मेंटोर का काम जो है पढ़ाना सेकेंडरी होता है। मेंटोर का काम होता है नर्चर करना, आपको उसके लिए तैयार करना, मानसिक रूप से तैयार करना। इतनी बातें। तो इसी अप्रोचेज के साथ हम लोग टारगेट बैच आज के ओरिएंटेशन लेक्चर के साथ शुरू करने जा रहे हैं। ये चीज सही नहीं है। सब आप बाहर निकल सकते थे। हमेशा ध्यान रखें, सफलता के लिए प्री कंडीशन है अनुशासन। समझे? तो इस चीज को अब आगे बढ़ा जाए, तो इस चीज को ध्यान रखें। कल से क्लासेस शुरू कर रहे हैं। कल के क्लासेस जनरल साइंस पर अखिलेश सर लेंगे। अभी जो शेड्यूल हमने निर्धारित किया थोड़ा बहुत परिवर्तन हो सकता। जनरल साइंस के क्लासेस, इकोनॉमी के क्लासेस और पॉलिटी के क्लासेस, ठीक है। वीक में 2-2 दिन ये क्लासेस चलेंगे। बस एक ही चीज मैं कहूंगा, नहीं, निदा फाजली के एक शेर के साथ चीजों को समाप्त करूंगा, यह कहते हुए कि चूंकि चीजें लंबी खिंच रही थी इसलिए इकोनॉमी पर स्पेसिफिक चर्चा मैं आज नहीं कर सका। तब मोस्टली मंडे को मैं इकोनॉमी का क्लास लूंगा, तो उस दिन उस पर मैं स्पेसिफिक चर्चा करूंगा। निश्चिंत रहें, बजट पर भी चर्चा होगी, सर्वे पर भी चर्चा होगी। नहीं, हमारी कोशिश होगी मैक्सिमम पोर्शन को कवर करने की। तो निदा फाजली को कोट करते हुए कहूंगा, मैदान की जीत हार तो किस्मत की बात है, टूटी है किसके हाथ तलवार देखना, हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना कई बार देख। ठीक, तो आइए हम लोग सफर शुरू करते हैं टारगेट बैच में 78th बीपीएससी के लिए, और कल से इसके क्लासेस रेगुलरली स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, थैंक्स अ लॉट।